मान्यवर, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का भाई अभय सिंह चौटाला द्वारा आयोजित इस दोपहर के भोज में और प्रेस वार्ता में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज हिसार ज़िले में पैदल यात्रा का जो परिवर्तन पैदल यात्रा है उसका 15वां दिन है। कल शाम को हिसार डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का जो रूट था उसका आखिरी गांव सदलपुर होगा, उसके बाद ये फतेहाबाद में प्रवेश करेगी। आज प्रदेश में देश में जो बात हैं, जो यात्रा के अनुभव हुए भाई अभय सिंह चौटाला के, वो आपसे साझा करने के लिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। भाई अभय सिंह चौटाला जी। सबका स्वागत है। पहले तो ये पूछना चाहूँगा, भोजन किया कि नहीं आपने? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। विशेष रूप से जब से ये बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री लगातार एक बात प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। अनेक ऐसे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के जिनमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का ऑफिस भी शामिल हो जाता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री के चीफ ओएसडी मिस्टर दपतवार, जो नीरज दपतवार है, उन्होंने एक जमीन खरीदी है बादली में, झज्जर जिले में खलीकपुर गांव में, जिस जमीन की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए है। और उसने उस जमीन को केवल 75 लाख रुपए में खरीदा है। कीमत उसकी 45 करोड़ रुपए है। और मजे की बात यह है कि ये 2016 से लेकर के 2022 तक मुख्यमंत्री का चीफ ओएसडी रहे। और उसके साथ साथ इसने अपने बेटे और धर्मपत्नी के नाम एक कंपनी बनाई। उस कंपनी के नाम से ये जमीन खरीदी है। और CLU भी जो है, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जो है, ये भी मुख्यमंत्री के अधीन आता है। उसका CLU भी हो गया ज़मीन का। जो करोड़ों रुपए की ज़मीन थी, जो लाखों में खरीदी गई, उसका CLU करके उसकी ज़मीन अरबों रुपए में कर दी। इसमें भी मुख्यमंत्री ने दपतवार के इश्यूज को जब मीडिया में उठाया गया तो ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि मेरे नोटिस में है और इसमें कोई भी ऐसा लेन देन नहीं हुआ। जबकि ये सारी चीज़ पेपर पे है, डॉक्यूमेंट्स है इसके सारी के, कि किस तरह से मुख्यमंत्री के ओएसडी ने इस प्रदेश के अंदर विषम कीमती जमीन को कोड़ियों में भाग लेकर के पर इसको आगे अपने बेटे और धर्मपत्नी के नाम से लाइसेंस ले लिया। अब मेरी ख्याल कुछ बनाने की बजाय उस लाइसेंस को बेचने का काम करेगा, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए जो है इसको घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। इसी ओएसडी ने, आपको ध्यान होगा, एक दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए थे बैंक के साथ, और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पकड़े थे। उसके अंदर भी दपतवार का नाम था, लेकिन उस वक्त भी उस बात को दबाया गया।
आज जिस दिन मुख्यमंत्री ये कह देता है कि मेरे राज में मैं किसी कीमत पे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझो उस दिन कोई ना कोई नया घोटाला हो जाता है। और वो इसीलिए कहते हैं कि उसकी चर्चा ना हो, उस बात को दबा लिया जाए। जिस समय इसकी CLU की अनुमति दी गई थी उस समय नीरज दफ्तरवार जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर OSD काम कर रहा था। अगर वो बतौर OSD काम कर रहा था तो फिर मुख्यमंत्री के भी नोटिस भी है सारी बात, फिर मुख्यमंत्री से भी छुपा हुआ नहीं है। इसकी जांच जो है CBI से होनी चाहिए। ये मामला ANI के पास, ED के पास जाना चाहिए। छोटे छोटे जो लोग हैं जो BJP की कहीं छोटी मोटी मुखालफत करते हैं, उनको भी ED वाले जो है बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी मुकदमे के पकड़ के ले जाते हैं और लोगों पे प्रेशर बनाते हैं कि आप सरकार का विरोध ना करें। ऐसे में ये जरूरी है कि इस तरह के जो लोग घोटाले करने वाले हैं, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसी के साथ साथ आज मेरी यात्रा का आपको बताया था उमेश जी ने कि 15 दिन आज और कल 16 दिन होगा। लोगों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रहा। मैं तो आप सबसे उम्मीद करता था कि आप सब लोग भी आकर के उस यात्रा में समय अपनी आंख से लोगों के उत्साह को देखेंगे, लेकिन हो सकता है कोई आपकी व्यवस्थाएं हो, इस वजह से आप सब लोग नहीं पहुंच पाए। आज फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके पास समय हो तो मैं साधन उपलब्ध करा दूंगा। आप सब लोग मेरे जो अगले आज 2 कार्यक्रम हैं उनमें ज़रूर शामिल हों, ताकि आपको सभी उनको पता लगे कि आज कितना बड़ा परिवर्तन प्रदेश में आ रहा है, किस तरह से लोग आज भाजपा और जजपा से जो दुखी है, इस राज को बदलना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसमें ज़रूर शामिल होंगे। आज हर वर्ग के लोग सरकार से दुखी, हर वर्ग के लोग सरकार से परेशान हैं। हर कोई व्यक्ति जो है इस सरकार को बदलना चाहता है। मुझे व्यापारी वर्ग के लोग मिले थे जब मैं यात्रा के दौरान मंडियों में गया। वहाँ मुझे जो व्यापारी मिले उन्होंने मेरे सामने एक बात बताई कि हमें 2.5% दामी मिलती थी। अब इस सरकार ने वो 2.5% दामी ख़त्म करके पर क्विंटल के हिसाब से 46 रुपया कर दिया। चाहे भाव कोई भी है, पर आपको उसका 2.5% मिलने की बजाय 46 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उनके खाते में जाता है। जहाँ इन्होंने व्यापारी का और किसान का रिश्ता ख़त्म किया है, वही जिस व्यापारी ने इनकी सबसे ज़्यादा मदद करी थी, आज उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और कमज़ोर किया जा रहा है। मैं उन व्यापारियों को आश्वासन दे करके आया था। आपके माध्यम से भी पूरे प्रदेश के व्यापारियों को एक आश्वासन देना चाहूँगा कि 2.5% भी दामी जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी थी। उससे पहले 1% होती थी, 1 से फिर 1.25 या 1.5% हुई थी। इसको बढ़ाकर के 1.5 चौटाला साहब ने किया था। अब अगर व्यापारी हमारा सहयोग करेंगे, सरकार बनाएंगे, तो हम व्यापारियों के दामी जो है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ के दाम आसमान को छू हैं, सबके सामने दिक्कत है, तो हम उसको 3% करेंगे ताकि व्यापारी जो है वो अपना व्यापार भी ठीक से चला सके और वो किसान की मदद भी ढंग से कर सके। उसके साथ साथ ये जितने पोर्टल इन्होंने बनाए हैं, खास करके किसान की फसल मंडी में जाने के लिए, पहले कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर इनके पास SMS के जरिए मैसेज जाता है, गेट पास जाता है, फिर किसान अपनी फसल लेकर के आता है, और किसान जो फसल लेकर के आता है पोर्टल में किसी के नाम से चढ़ती है। किसी को ट्रैक्टर नहीं चलाना आता, कोई दूसरा उसका परिवार का सदस्य लेके आता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, उस ट्रैक्टर को वापस भेज दिया जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है उसके सामने। आजकल हर चीज़ का पोर्टल बना दिया। अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पोर्टल पे जाना पड़ता है, स्कूल में एडमिशन के लिए भी पोर्टल पे जाओ।
मुझे लगता है थोड़े दिन में आप कोई सामान खरीदोगे सरकारी संस्था से तो आपको भी पोर्टल पे जा कर के पहले बताना पड़ेगा कि मुझे इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों खरीद रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने सिर्फ पोर्टल बनाने के और आईडी बनाने के, हर महीने एक आईडी बनाता है, हर महीने एक पोर्टल बनाता है, उससे लोगों को परेशान करता है। मुख्यमंत्री को ये सब करके मुझे लगता है संतुष्टि मिलती है। हमने ये फैसला किया है कि जितने पोर्टल इन्होंने बनाए हैं हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। नए सिरे से जो पुराना सिस्टम था मंडियों का, हम उसी को लागू करेंगे ताकि ना किसान के सामने दिक्कत आए और ना व्यापारी को कोई प्रॉब्लम आए। हम व्यापारी और किसान का जो ताल्लुक था आपस में उसको और मजबूत करेंगे, सुदृढ़ बनाएंगे, क्योंकि किसान का एटीएम है व्यापारी। अगर मान लो मुझे कोई इमरजेंसी पड़ती है, मैं मेरे परिवार में जाकर के नहीं कह सकता कि मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है। अगर जाके कहूँगा तो वो ज़रूर 10 जगह इस बात का जिक्र करेगा कि भाई आज मेरे से पैसे लेके गए, इसकी हालत तो ख़राब है। और अगर मेरी आड़त है किसी के पास, आड़ती को पता है कि मेरी इतनी फसल आती है, तो मुझे 1 मिनट लगाएगा पैसे देने में, ताकि मैं अपना काम ढंग से करवा सकूँ। कोई बीमार हो जाए, कोई शादी आ जाए, कोई और 100 तरह के फंक्शन होते हैं, तो इसलिए ये सब पोर्टल ख़त्म करेंगे। ख़त्म करके ये ई टेंडरिंग का जो सिस्टम इनका, इसको ख़त्म करेंगे और दोबारा नए सिरे से उसी तरह से जो पहले सिस्टम था उसी सिस्टम को लागू करके दोनों में जो आज दूरी है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आज जो सरपंचों को बेईमान और चोर कहा जाता है, आज उन पर अंकुश लगा दिया है। आज उनके खाते में पैसे देने की बजाय सीधा विभाग से पैसा खर्च किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी चोरी है। आपको हैरानी होगी, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आजकल ई लाइब्रेरी हरियाणा में शुरू कर रखी है। किसी भी गांव में जब ई लाइब्रेरी बनती है तो जिसको ई लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ई लाइब्रेरी का। उसमें दिखाया तो ये जाता है कि ये कमरा बनाएगा, उसमें एयर कंडीशनर लगाएगा, उसको जनरेटर देना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर है, और उसके साथ 2 लैपटॉप देने पड़ेंगे, 2 बड़े आपके वो जो कंप्यूटर्स हैं वो देने पड़ेंगे, उसके साथ चेयर देनी पड़ेगी, टेबल देना पड़ेगा, ताकि बच्चे वहाँ बैठ करके उसको एजुकेशन को उसके माध्यम से ले सकें। लेकिन इन्होंने नया काम कर रखा है, जिनको टेंडर दे रखा है वो भी कोई और नहीं है। ये जो मिनिस्टर है वो भी इसके रिश्तेदार हैं, इसके भाई भतीजे हैं जो ये काम करते हैं। और किसी गांव में जा कर के सरपंच से एक ही बात कहते हैं कि सरपंच साहब एक कमरा दो, हमने यहाँ ई लाइब्रेरी बनानी है। अब सरपंच को तो नहीं पता कि कितनी बड़ी ठगी है, वो उनको कमरा दे देता है, वो उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, पेंट करके उस पर लिख देते हैं ई लाइब्रेरी। अंदर 4 कुर्सियाँ रखते हैं, टेबल रखते हैं, 2 कंप्यूटर रख देते हैं, जिनकी मुश्किल से लागत जो है 1 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं है। 19 लाख रुपया एक ई लाइब्रेरी में ठेकेदार के माध्यम से मिल करके खा लिया सरकार। हम इन सब चीज़ों की हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिसने ये सिस्टम बनाया उसको भी नहीं बख्शेंगे, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ जो आईडियाँ बना दी, खास करके प्रॉपर्टी आईडी जो शहर के लोगों के लिए, जिससे हर आदमी परेशान है शहर में। आप अपनी कोई भी चीज़ बेचना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी दिखानी पड़ती है, और प्रॉपर्टी आईडी जिस कंपनी से बनवाई वो गुजरात की कंपनी थी, 250 करोड़ में टेंडर था, लगभग इतना पैसा सरकार ने उसको दिया, और उसने सबकी जो है आईडी जो बनाई थी प्रॉपर्टी आईडी, वो कोई चीज़ किसी के नाम चढ़ा दी, कोई चीज़ किसी के बाप का नाम गलत लिख दिया, किसी के बेटे का नाम गलत लिख दिया, किसी की धर्मपत्नी का नाम गलत लिख दिया। उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, और ये कहते हैं उसको ठीक कराओ।
कोई लोगों की डिमांड थोड़ी थी। ये अपनी मर्जी से जा कर के इन्होंने ये चीज़ थोपी थी, सिर्फ गुजरात की एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जब ठीक कराने जाते हो तो सरकार कहती है 5,000 रुपया लगेगा। 5,000 रुपया नहीं, वो किस चीज़ का 5,000 रुपया लेता है जो काम किसी ने कहा ही नहीं, कोई डिमांड नहीं करी, कोई म्यूनसिपलिटी की तरफ से डिमांड नहीं, कोई पार्षदों की तरफ से नहीं, कोई शहर की अलग अलग संस्थाओं की तरफ से नहीं, ज़बरदस्ती थोप दी। अब ठीक कराने जाते हो तो 5,000 तो लगता ही लगता है, उसकी तो रसीद कटती है, उसके इलावा जो है जितने की प्रॉपर्टी है, क्योंकि नगर परिषद वालों को पता है, जो अधिकारी वहाँ बैठते हैं, जो कर्मचारी बैठते हैं, वो फिर पर गज के हिसाब से पैसा भी लेते हैं हमसे। और अगर कोई कह दे कि नहीं देता है तो उसको कहते हैं ठीक करता है, ठीक नहीं करेगी जाओ। कितनी बड़ी दिक्कत है उसके लिए, उसको एनओसी नहीं देते। एनओसी के नाम के ऊपर लाखों लाखों रुपया लिया जा रहा है, जैसे शहर है उसी तरह का। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हर प्रदेश के हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। हिसार जिला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जिला है, और इस जिले के अंदर जो सरकारी अस्पताल है हमारा, उसकी हालत भी जर्जर है। मैं तो आपसे कहूँगा कि जब आप यहाँ से जाओ तो उस हॉस्पिटल की वीडियो ज़रूर बना करके डाल के बताओ शहर के लोगों को कि इसकी ऐसी हालत है कि अगर गलती से मरीज को ले जाते हैं तो जो अंदर जाता है उसको ये डर लगता है पता नहीं इसकी छत कब गिर जाएगी। डॉक्टर भी मेरे ख्याल दरख्तों के नीचे बैठ करके मरीज देखते होंगे, ऐसी हालत है। पिछले दिनों अनिल विज आया था एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, सिविल हॉस्पिटल के अपोजिट। उसका उद्घाटन तो कर गया, सिविल हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण नहीं करके गया, क्योंकि उसने तो कोई गिफ्ट दिया होगा। और सरकारी हॉस्पिटल में जाता तो डॉक्टर डिमांड करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं गया। यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है हिसार के अंदर। स्वाय झूठ बोलने के मुख्यमंत्री ने 8.5 वर्ष में कोई काम नहीं किया। हर रोज नई घोषणा करता है, और जो घोषणा की जाती है वो उसकी आज तक पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ी घोषणा मेडिकल कॉलेज की थी। आप सभी इस बात को जानते हो। आपके यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है? कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसकी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। गरीब आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए, ये बहुत मुश्किल का काम है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जो मेरे साथ बीती है। मैं जब यात्रा के दौरान, मेरा 22वां दिन था, मेरे पैर का एक नाखून निकल गया अंगूठे का, और उसमें पस आ गई। जब उसमें पस पड़ गई तो आखिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर देख के कहने लगा कि इसको हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, बोन तक जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पस जो बोन को टच कर गई हो। अगर ये उसको टच कर जाएगी तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। मेरे पैर में स्वेलिंग भी थी, तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ इसके लिए। मैं पहले फोर्टीज में गया, वहाँ पता किया कि कौन सर्जन अच्छा है। तो जिस सर्जन के पास गया उसने देख करके मुझे कहा कि मुझे इसकी MRI भी करनी पड़ेगी, मुझे इसके एक्सरे भी करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही मैं कुछ तय कर पाऊँगा कि आगे क्या करना है इसका। और उसने ये ज़रूर कहा मुझे कि इमीडिएटली इसको मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो आपका फैसला आप करो। उसने कहा कि हम आपको एडमिट करेंगे। मैंने कहा आप ऑपरेशन कर दो, मैं घर चला जाऊँगा। कहने लगे नहीं, हम 24 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जब तक आपके पैर की स्वेलिंग ठीक नहीं हो जाएगी। अगर स्वेलिंग बढ़ेगी तो फिर उसका डर रहेगा कि कहीं आपके ये आगे पैर में तो नहीं और ज़्यादा कहीं जो है वह पस से जो आगे आ गया। मैंने कहा ठीक है, आप एडमिट कर लो। मुझे एडमिट कर लिया। रात को ही मेरा ऑपरेशन कर दिया, MRI कर ली, सब कुछ कर लिया, ऑपरेशन कर लिया। जिस चीज़ का डॉक्टर को डर था वो नहीं था। ऑपरेशन करने के बाद मैं मेरे रूम में आ गया। रात को रूम में रहा तो पैर ऊपर करके लेटा तो मेरी स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई। अगले दिन छुट्टी दे दी। तो मैंने मेरे PA से कहा, मैं कहा बिल जो है वो जा करके आप जमा करा दो। जब वो बिल जमा कराने गया तो वापस आया मेरे पास चल के, कहने लगा जी 1,85,000 का बिल है।
मैं बोला कि हमने ऐसा कौन सा कोई हार्ट का ऑपरेशन कराया जो 185 लगे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर मुझे कहने लगा, बोला जी ये तो हमने आपके साथ रियायत करी है, तो और ज़्यादा भी बढ़ सकता था। वे जितने भी डॉक्टर विजिटर हैं आपके, उन सब की फीस हमने आपसे ली नहीं, क्योंकि आपकी उनके साथ ताल्लुकात थे। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे हुए थे, और हरियाणा में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, ये लिखा हुआ था। वो पिक्चर मेरे ख्याल मेरे पास आज भी होगी। जब उसको रमेश को पूछा क्या हो, मैंने वो बिल उसके साथ लगा करके उसके काम का फ़ोटो खींच, उसकी फ़ोटो बनवाई, और फ़ोटो बनवा करके मैंने चीफ मिनिस्टर को बाकायदा तौर पे लिख करके भेजा, और वो फ़ोटो साथ में भेजी कि तुम्हारी सस्ती सेवाएं ये है स्वास्थ्य की। आम गरीब आदमी जो हमारे यहाँ का है, जो मजदूरी करने वाला है, अगर उसको कोई तकलीफ हो जाएगी तो उसके गैंग्रीन हो जाएगी, उसका पैर कट जाएगा, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा पाएगा। मुझे भी डॉक्टर ने ये कहा था कि गैंग्रीन का डर है। तो मान के चलो, इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं किसी प्रदेश में होगी तो उस प्रदेश का नागरिक कितना दुखी परेशान हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता। कितने घोटाले इन्होंने किए, उनका तो मैं जिक्र करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। शराब का घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला आज भी चल रहा है। रात को आज की एक स्टेटमेंट है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, सोनीपत के अंदर एक रजिस्ट्री हुई रात को 10 बजे, कंपनी के नाम ट्रांसफर जमीन। 10 बजे कोई पोर्टल नहीं खुल सकता। अगर पोर्टल खुला है रात को 10 बजे तो लेन देन हुआ है, पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है। वो स्टेटमेंट देता और कहता है, बोले हमारा जो इसका स्टाम्प जो है वो हमें पूरा मिल गया था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। किसका बेवकूफ़ बना रहा है, भी स्टाम्प मिल गया, स्टाम्प तो देना ही पड़ेगा। जो स्टाम्प ड्यूटी फिक्स है, चाहे वो हिसार की है, चाहे सरसा की है, गुड़गांवा की है, सोनीपत की है, सब जगह की एक फिक्स स्टाम्प ड्यूटी है, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। ये स्टेटमेंट देख करके भी लोगों का पागल बनाने की कोशिश करें, लूट के खा रहे हैं इस प्रदेश को। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से लोगों को अवगत कराएंगे। उसके अलावा एक आपके हिसाब का किस्सा भी बता दें। मैंने एयरपोर्ट का एक मामला उठाया था, उसके बारे में भी विधानसभा में बारी बारी ये कहा गया कि वो ज़मीन तो फॉरेस्ट की थी। फॉरेस्ट की ज़मीन तो कभी किसी के नाम हो ही नहीं सकती, वो सरकारी ज़मीन है, वो तो ऑक्शन हो सकती है, ऑक्शन में कोई ले सकता है। वो भी सरकार नोटिस जारी करती है, नोटिस जारी करने के बाद कोई डेट तय करती है, कोई उसके लिए लोग जो जा करके अपना अपना व्यू रखते हैं, कितने में लेनी है, किसने लेनी है। यहाँ पे जो ज़मीनें आस पड़ोस में थी उसके फॉरेस्ट लैंड के बाद, उस लैंड का लेन देन हुआ। खास करके एक DCM की प्रॉपर्टी है यहाँ, जो कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकती किसी दूसरे आदमी के नाम। वो ज़मीन जब अलॉट की गई थी तब ये तय हुआ था कि DCM की प्रॉपर्टी कोई भी दूसरी एजेंसी या कंपनी के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। इन्होंने उस ज़मीन को एक गुलमोहर नाम से कंपनी बढ़ाई, गुलमोहर पार्क, और उस कंपनी के नाम उस ज़मीन को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और 60-70 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से उस ज़मीन को रेट निकल गया। जो कोड़ियों के भाव की ज़मीन थी वो अरबों रुपए की होगी, क्योंकि किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी तो कोड़ियों के भाव ही रहेगी, लेकिन वो अरबों में होगी। जब मैंने ये इशू उठाया तो फिर हुड्डा डिपार्टमेंट जो है उसकी आंख खुली कि हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए, भी मामला क्या है। क्योंकि अफसर जो बैठे होते हैं वो बहुत काइयाँ होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, 1 मिनट में बात को पहचानते हैं कि ये दुष्यंत बारी बारी ये कह रहा है कि वो तो फॉरेस्ट की लैंड है, और मैं जो कह रहा था कि फॉरेस्ट के साथ लगती हुई जो लैंड है वो खरीदी है आप लोगों ने, आपकी कंपनी है, आप उसमें शामिल हो। इस गुलमर्ग वाली पार्क वाली लैंड में भी दुष्यंत शामिल है, उसका उसमें शेयर है। और जब ये इसको बेचने की तैयारी में आए
तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी ली, तो जानकारी लेकर के उन्होंने इनको जो लाइसेंस इशू किया था वो कैंसिल कर आखिर उसमें, क्योंकि वो भी फंसते थे। कोई आदमी मेरे जैसा PIL में चला जाता, कोर्ट में चला जाता, तो इनकी सबकी बखियाँ उधड़ जाती। इसलिए फिर उन्होंने CLU कैंसिल किया और CLU के साथ उसको DCM को वापस ज़मीन हैंड ओवर करवाई। अब इनका पैसा लगा हुआ है वो बर्बाद हो रहा है। हमारी सरकार आएगी, हम इसकी जांच कराएंगे। ये तो जांच तो नहीं कराएंगे, हम जांच कराएंगे, जो दोषी लोग होंगे उनको कड़ी सजा देंगे। सारा दिन चोरी के काम में लगे हुए हैं, सारा दिन कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए इस काम में लगे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज आपको इसीलिए निमंत्रण दिया था, बुलाया था कि आपको कम से कम आपके हिसार की जो गुंडागर्दी है, जो लोग कर रहे हैं, उनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता तो आपको होगा, लेकिन कहीं आप क्यों नहीं इन सब चीज़ों को लोगों के सामने उजागर करते हैं। आपकी जिम्मेवारी बड़ी है। जो बात मैंने कही इसको जरूर लोगों तक दिखाना। आपका धन्यवाद। सर, खाप पंचायतों ने 9 तारीख के लिए अल्टीमेटम दे दिया है खिलाड़ियों के मामले में, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और मामला लगातार खिंचता जा रहा है, इसको लेकर क्या? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हर हालत में होगी, रोक नहीं सकता कोई। खाप पंचायतों ने 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, उससे पहले अगर केंद्र की सरकार इस पर कोई सख्त फैसला ले लेगी तो अच्छी बात है। नहीं, मैं खाप पंचायतों को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे हरियाणा की बेटियाँ हैं, ये देश का गौरव है। इस सरकार को अगर समझ में नहीं आता तो खाप पंचायत निर्णय ले, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला कर और हरियाणा बंद की कॉल करे। और हरियाणा बंद का मतलब है कि हरियाणा से कोई साधन पंजाब का, हिमाचल का, J&K का वो क्रॉस नहीं करे, और कोई साधन उधर जयपुर की तरफ से जो दिल्ली में आता वो भी ना है। एक सांकेतिक एक दिन के लिए बंद जरूर करके सरकार को ये एहसास करा देना चाहिए कि या तो इन बच्चों के साथ न्याय करो, नहीं करोगे तो फिर हम इसको परमानेंट बंद करके बैठ जाएंगे। फिर रोजाना दिल्ली में हज़ारों करोड़ का नुकसान होता है। सरकार को आखिर इनका फैसला मानना पड़ेगा। सर, लगभग 90 साल के और 4200 किलोमीटर चलने का आपका निर्णय लिया है, 50% के करीब पहुंच भी गए हैं। कितना परिवर्तन मानते हैं इससे हो जाएगा और होने लग रहा है? मैं 49 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ। आज मैं 50वीं में अभी इंटर कर जाऊँगा दोपहर के बाद के जो कार्यक्रम, बहुत बड़ा परिवर्तन है। कुछ पत्रकार साथी इसमें जा कर के देख के आए। मैं अपने मुंह से कोई बात कहूँ, शायद हो सकता है आपको वो बात सही ना लगे, इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप मेरे साथ चलो, चल के देखो। आदमपुर में एंट्री कर रहा हूँ मैं। अगर आपको आदमपुर में परिवर्तन नजर आए तो आप लिख देना कि परिवर्तन हो रहा है। अगर नहीं हो आदमपुर में कोई परिवर्तन, फिर आप ये भी लिखना कि परिवर्तन नहीं आ रहा। बहुत बड़ा परिवर्तन है। गांव के गांव जो है आज जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। जब गांव में बढ़ते हैं तो सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं दूध लेकर के बाद दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। जहाँ दूध पिलाती है, जहाँ आशीर्वाद देती है, वहीं फिर हमारे साथ जहाँ जनसभा की जगह होती है वहाँ तक जाती है। हर गांव के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचता जिस घर का कोई सदस्य वहाँ ना पहुँचे। ये परिवर्तन है और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत लोगों को आजकल रात को नींद नहीं आती, बहुत लोग गोलियां खाने लग गए हैं। आप अगर अपनी इस माध्यम से थोड़ी सच्चाई और दिखा दोगे तो मुझे लगता है कईयों को एडमिट होना पड़ेगा। ये जो बना रखा है इन्होंने स्पीकर, मैंने स्पीकर के लिए खुल के एक बात कही भी, जो तैने किया अपनी लाइफ में, मैं तेरा जरूर इस हाउस को बताऊंगा कि तैने क्या क्या कारनामे इस प्रदेश में किए और किस तरह की नेचर का तू रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा स्पीकर है, हमें इसको स्पीकर सर कहना पड़ता है, हमें उस चेयर के लिए कहना पड़ता है। अदरवाइज तो ये आदमी
विधानसभा के दरवाजे के अंदर बढ़ने के लायक नहीं है। अब जब सेशन आएगा मैं बहुत खुल करके इस बारे में बताऊंगा और सबको, पूरे प्रदेश देश को पता लगेगा कि स्पीकर की किस तरह की नेचर है, इसने क्या क्या काम, जब कभी भी किसी पद पर आई कैसे इसने उसको लूटने का काम किया। ये हमारी विधानसभा की भी मैं RTI लगा रहा हूँ। जो विधानसभा में इसके कार्यकाल में काम हुए उनका पता करा रहा हूँ, कितने कितने पैसे में हुए और कितने कितने रेट में वो चीज़ें बाहर मिलती हैं। मैं वो चीज़ जो इन्होंने लगाई है वो सेम चीज़ जो है उसके टेंडर मांगूंगा। जब मेरे पास टेंडर आएंगे तो वो भी दिखा दूंगा कि तैने तो इस रेट में इस चीज़ों को लगवाया, ये रेट है एक्चुअली इसका। ये नहीं छोड़ता पंजी भी। हमारे एक MLA ने खुल के कहा था, उसको कहीं रेडी वालों ने बता दिया था कि 300 रुपये रेडी से लेता है। हमने चीफ मिनिस्टर को कहा था, मैं क्या प्रिविलेज तो ले आई, इसकी कमेटी बनाओ, कमेटी को कहो जाओ रेडी वालों से पूछे। अब मुख्यमंत्री को भी ये पता था भी अगर जाके रेडी वालों से पूछ लिया तो तेरा तो MLA फंस जाएगा। इसलिए उस प्रिविलेज कमेटी ने एक मीटिंग भी नहीं करी, यूँ इस समय निकाल दिया। अब मैं भी जो आरोप लगाऊंगा मेरे खिलाफ भी प्रिविलेज आया हुआ है, एक और प्रिविलेज आएगा जब ये आरोप लगाऊंगा, पर इंक्वायरी नहीं होगी, ये यूँ इस समय निकाल देंगे। मैं तो खुल के कहूँगा भी इंक्वायरी करो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करो। अगर ये चोर उचक्के हैं तो फिर इनको यार क्यों बैठा रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिवर्तन यात्रा में 7500 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने की बात आती है, युवाओं का 21,000 रुपये भत्ता देने की बात आती है। आज प्रदेश में करीबन एक परिवार पे 6 लाख रुपए के करीब कर्ज है, तो ऐसा क्या अभय सिंह चौटाला ने रोड मैप किया है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें? मैं कोई भी बात है ना कच्ची नहीं करता है, मुझे पता है कहाँ से पैसा आएगा। मैंने इसके लिए पहले पूरी एक्सरसाइज करी है। ये परिवर्तन यात्रा का मैंने फैसला कोई एकदम से नहीं लिया। मैंने 6-8 महीने अपने जो ऑफिस के लोग हैं, जिनमें IAS अफसर है, IPS है, HCS है, जुडिशरी के लोग हैं, उन सबको ये जिम्मेवारी दी थी कि मुझे आप इस पे एक्सरसाइज करके बताओ कि पैसा कहाँ से आ सकता है और हम ये पैसा आगे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैंने लीगल भी इस पर ओपिनियन ली है। मेरे नाम के पीछे यूं ही ये नील की लिखा जाता है कि अभय सिंह जो कहता है करता है। ये करूँगा, आपसे ज़रूर मिलूँगा, आपको बताऊँगा कि ये पैसे जा रहे हैं। ओडिशा के जो हादसा हुआ है सर, उसको लेकर के ओडिशा में जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर के लगातार की मांग रही है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या? लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, रेल डीरेल हो गई थी, इस्तीफा हो गया था। बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे थे जिनके डिपार्टमेंट के अंदर कोई इस तरह की कोताही हो जाती थी, वो अपने ऊपर इसको ले लेते थे कि मंत्री मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब गलत हुआ है, और वो रिजाइन करते थे। बीजेपी में रेल हादसा तो छोटी बात है। संदीप सिंह जो है उसके खिलाफ एक लड़की ने क्या आरोप लगाया, 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए ऐसे आदमी को निकालने के लिए। ना केवल उसके खिलाफ कार्रवाई हो बल्कि उसको पार्टी से भी निकालना चाहिए। किसी आदमी के खिलाफ, मेरी पार्टी में अगर किसी के खिलाफ कोई लड़की जा करके ये आरोप लगा दे, जांच बाद में होती रहेगी, एक बार तो उसको पार्टी से निकाल दूँ। ये तो हर उस आदमी को बचाने में लगेगा जो कसूरवार है। आज ब्रिजभूषण को नहीं बचाया जा रहा। आज जो रेलवे का इतना बड़ा हादसा हुआ है, मिनिस्टर को अपने ऊपर ये बात लेनी चाहिए। उससे पहले भी एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें 6 किसानों को मार दिया गया था आपके यूपी के अंदर, वो कौन सी जगह थी, लखीमपुर में, और वहाँ भी उनका डिप्टी वो जो स्टेट होम मिनिस्टर वो था, उसकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तो गुंडा राज है पूरा एक तरह से। प्रोफेसर संपत सिंह ये कह रहे हैं कि परिवर्तन तो आएगा, लेकिन परसों उन्होंने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में कहा लेकिन परिवर्तन कांग्रेस लेकर आएगी, इनेलो नहीं ला सकती। इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? उसको पूछ ले कैसे लेगी कांग्रेस, ये तो बता दें। अरे क्या दे संपत सिंह जी, तेरा तो पता ही नहीं कौन सी पार्टी में रहता है, ये पूछा नहीं आपने उससे? कहा था, ये भी बात हुई थी कि नहीं, आपने ये पूछना चाहिए था कि आप चंद दिन पहले तो हमारे साथ
हमें छोड़ करके कांग्रेस में गया, कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में गया, बीजेपी को अंदर जाने से पहले जेजेपी के साथ भी हाथ मिलाया इसने, पर बात बढ़ी नहीं। फिर ये बीजेपी में गया और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में इसको टिकट नहीं मिलेगी, आप पार्टी में जाएगा। और जब आप पार्टी वाले भी कहेंगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास आएगा। ऐसे लोगों के भी तुम ज्ञान सुन के आते हो, आकर के हमारे से क्वेश्चन करते हो, ये बासी कड़ी है। कहाँ जिक्र करें उनका? चौधरी देवीलाल की बात करता है, मेरे चौधरी देवीलाल के लिए किया, मैंने ये किया, क्या क्या था? एक आम साधारण आदमी था तू, तेरे को हमने कहाँ कहाँ बना दिया, क्या क्या दे दिया, सब चीज़ें भूल गया था। ये लोग जो हैं इस औकात के नहीं है, ये तो अपनी औकात भूल गए बेचारे। ये प्रोफेसर कहाँ थे? ये तो मास्टर था, आज भी डिग्री चेक कर लो, प्रोफेसर संपत सिंह। थोड़ा सा सोच के बताओ यार। ठीक है, धन्यवाद। एक आपका सवाल था, वो था महिला पहलवानों को लेकर के एक बड़ा बयान आपने दिया है कि आप अगर चाहें तो तमाम राजनीतिक दल है वो बैठ करके इस मुद्दे पर हरियाणा को बंद करने का काम करेंगे। बड़ी जरूरत थी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ट्विटर फेसबुक पर समर्थन की बजाय जमीन पर आकर के बेटियों के साथ खड़े हों। फोटो खिंचाने के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे इसमें कि किस तरीके की रणनीति? मैं तो पहलवानों को खाप बाड़ों से कहना चाहता हूँ भी आप लोगों ने जब इस चीज़ की अगवानी कर रहे तो जो राजनीतिक दल जा करके इनको समर्थन दे करके हैं उनको चिट्ठी लिखो, बुलाओ उनको, को भी आओ आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, ताकि पता लगे कि कौन फोटो खिंचाने गया और कौन सही मायने में इनकी मदद कर रहे हैं। सर उकलाना हल्के का दौरा कर रहे हैं आप, उसी बीच खेदड़ पावर प्लांट पे लगभग आप तो यार सारा कुछ देख के आए हो, आपके पास तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। सर 1000 के करीब जो लोग वहाँ बैठे हैं एक तरह से वहाँ काम करने वाले, और वहाँ के विधायक और उन्हीं का लेबर डिपार्टमेंट भी है, उसके बावजूद वो धरने पर बैठे हैं। और कौशल विकास रोजगार योजना के तहत उनको लिया जाए, जहाँ ठेका प्रथा खत्म करने की सरकार बात कर रही है और उनको उसमें तहत नहीं लिया जा रहा। मैं उनसे मिल के आया हूँ, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि 15-15 साल से जिन कर्मचारियों को लगा रखा है उनको आपको एडजस्ट करना चाहिए, उनको परमानेंट जॉब देनी चाहिए, ना कि कौशल रोजगार की। एक निजी चैनल को दुष्यंत चौटाला ने इंटरव्यू दिया है, छोड़ उसकी जिक्र मत करो, कोई और बात नहीं है तो आखिर में ले देंगे। तुम्हारे पास दिग्विजय, दुष्यंत, अजय सिंह, जो चीजें मार्केट में आती हैं। धन्यवाद आपका।